हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है वो DU-MCOM से रिलेटेड है। आज हम लोग DU-MCOM 2021 की आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट डे दैट इज़ 19 अक्टूबर 2021 DU ने अपनी वेबसाइट पे DU-MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के आंसर की अपलोड कर दी हैं और आज ये आंसर की हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। कुछ ऐसे आंसर्स हैं जो डाउटफुल हैं जिनको आप चैलेंज कर सकते हो एंड हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उन आंसर्स को चैलेंज करेंगे सो दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आंसर की को अपडेट कर पाए। क्वेश्चन पेपर की कॉपी अगर आप लोगों के पास नहीं होगी तो टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दी है, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, रोहन लिमिटेड हैज़ बॉट अ पीस ऑफ मशीनरी before ensuring that the machine is a condition of operation for the intended purpose. It operates a trial run. In this trial run, the machine produces 5 units of product at rupees 99 per piece. मतलब 5 units आपने बनाई है कितने पे? 99 पे. The fair market price of such product being standard is rupees 119 per piece. सिंपली क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो पीस हमने बनाया है कि अगर ये स्टैंडर्ड पीस है तो कितने पे सेल होंगी? 119 ईच पे, और बनाया कितने पे है? 99 ईच पे। बट दीज प्रोडक्ट्स बीइंग एक्सट्रीमली सब स्टैंडर्ड आर सोल्ड इन द मार्केट एट द रेट रुपीज़ 33 पर पीस। मतलब बनाने की कॉस्ट हमारी ज़्यादा है कंपैरेटिवली बेचने से। द अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू बी एडेड टू द मशीनरी फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन। तो सिंपली क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि कितना हमें कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए। तो देखो हमने जो बनाया है ट्रायल रन में वो कितने का बनाया है? 5 मल्टीप्लाई बाय 99 495 का। एंड जब ये 5 यूनिट्स मार्केट में बिकेगी तो कितने पे बिकेगी? 33 रुपीज़ पे, दैट इज़ 165 पे। तो जो इसका डिफरेंस होगा वो हम कॉस्ट में ऐड करेंगे फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इसका 2 होगा एंड एज पर आंसर की भी 330 दिया हुआ है। नेक्स्ट, in the case of a problem based on the insolvency of partners as per Garner versus Murray case, a partner though solvent has a credit balance in his capital account on the date of dissolution but has a debit balance in his capital account after sharing the loss on realization. Such a partner should, देखो अगर एक पार्टनर सॉल्वेंट है तो देन एज पर गार्नर वर्सेस मुरे केस सिंपली ये चीज़ बताया गया है कि उनको इनसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस में भी शेयर करना होगा एंड जो भी लॉस का रियलाइजेशन है इन कैश उसमें भी उनको शेयर करना होगा। क्लियर? तो ऑप्शन देखो, करेक्ट ऑप्शन दिया है थर्ड, शेयर द लॉस ऑफ एन इनसॉल्वेंट पार्टनर एंड ऑल्सो ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस इन कैश। एज पर आंसर की भी यही करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड रिलेटेड टू द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। अब देखो अगर हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो ये बेसिकली कॉस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करती है सो दैट हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन प्रॉपरली कर पाएँ। क्लियर? ये कोई वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इसके बेसिस पे वैल्यूएशन नहीं होता है, बस ये हमें हेल्प करती है कॉस्ट को कैलकुलेट करने में। ऑप्शन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर है फर्स्ट, ओनली अ मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दैट इज PPE, द कॉस्ट फॉर रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन फॉर फॉल्ट्स एज अ कंडीशन ऑफ कंटिन्यूइंग टू ऑपरेटिंग एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखो सिंपली क्या कह रहा है कि अगर हमें रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन करना है, नो डाउट अगर हम मेजर इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो इससे हमारी प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की जो वैल्यू है, लाइफ है, वो इंक्रीज होगी। क्लियर? तो इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? एज कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट बेसिकली एक ऐसी अमाउंट है जिसके बेसिस पे हम वैल्यूएशन करते हैं असेट की इन बैलेंस शीट। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है डी, that is 4, should be recognized in the carrying amount of the item of PPE and additionally the carrying amount of previous inspection, or if the carrying amount of previous inspection is not determinable, the cost thereof should be derecognized. Next, under stock and debtors method related to a dependent inland branch, यहाँ dependent की बात हो रही है, for abnormal loss of stock at branch, किसकी बात किया है? स्टॉक में abnormal loss besides credit to branch stock account by branch PL account and branch adjustment account.
देखो सिंपली होता क्या है ना कि जब हम बात करते हैं अबनॉर्मल लॉस की ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा याद रखना हम लोग किस पे करते हैं, एट कॉस्ट प्राइस करते हैं। अब यहाँ पे जो अबनॉर्मल लॉस है, इस लॉस ऑफ स्टॉक में दो चीज़ होगी, पहला होगा उसका कॉस्ट प्राइस और दूसरा होगा उसकी लोडिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा पीएल में दिखाते हैं और लोडिंग को हमेशा किस में दिखाते हैं बेटा, एडजस्टमेंट में। क्लियर? मतलब ये ब्रांच पीएल अकाउंट में दिखेगा कॉस्ट और लोडिंग किस में दिखेगी, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। क्योंकि हम लोग जब स्टॉक की बात करते हैं ना, तो स्टॉक को हमें हमेशा किस पे कन्वर्ट करना होता है, इनटू कॉस्ट प्राइस। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है 4, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट एंड लोडिंग मार्जिन ऑफ अबनॉर्मल लॉस इज डेबिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड अ प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू बी क्यूमुलेटिव हमेशा माना जाएगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये माना जाता है कि वो क्यूमुलेटिव है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है एंड नॉन कन्वर्टेबल है। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी रिजर्व कैपिटल। अब देखो अगर हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की ना, तो इसमें रिजर्व कैपिटल को डिस्क्लोज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर कैपिटल रिजर्व होता तो उसको हम डिस्क्लोज करते, बट रिजर्व कैपिटल को डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा 4, इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। Next, an item of income or expenditure is to be disclosed separately as per the Companies Act 2013 if its amount exceeds। अब ऐसा देखो तब होता है जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्स की, और हम कह सकते हैं नेट सेल्स की, उसका 1% है क्या हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर, या ओवरऑल 1 लाख की अमाउंट है इनकम या एक्सपेंडिचर की। तो इन दोनों में से जो भी हायर होगा, अगर उस केस, अगर ये दोनों में से कोई भी एक केस वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में हमें अलग से उसको डिस्क्लोज करना होता है। लेट्स से हम कह रहे हैं जैसे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, उसकी वैल्यू अगर 1% ऑफ सेल्स या 1 लाख, इन दोनों में से कोई एक केस है, तो दोनों में से जो हायर होगा उस वैल्यू पे हमें उसको बुक में शो करना होगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट ऑफ आत्मा लिमिटेड फॉर द ईयर 2020, 2021, 1920, 1819, 1718, 1617, मतलब 5 ईयर्स का हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ड्यूरिंग 2021 द कंपनी इनकर्ड 7 लाख एंड 3 लाख ऑन फ्री एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी एंड द फैमिलीज रिस्पेक्टिवली अंडर CSR प्रोजेक्ट्स। State the shortfall of expenditure on CSR as per the Companies Act 2013। अब देखो अगर हम लोग CSR की बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि ये आपको कब फुलफिल करना होता है, मतलब बेसिकली किस कंडीशन में आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्ट करना होता है। 3 केसेस होता है। सबसे पहले अगर कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो, या कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, या कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, कौन सा नेट प्रॉफिट का बात करें, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, मतलब पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा नेट प्रॉफिट है अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में कंपनी पे CSR एप्लीकेबल होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे 2021 की बात करें तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और इसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 25 करोड़ से, दैट इज़ 5 करोड़ से ज़्यादा। तो नो डाउट कंपनी को CSR तो मेंटेन करना होगा। अब अगर हम CSR की बात करें तो CSR का रूल है 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या है कि जो पिछला साल है, मतलब 2021 को छोड़ के उसके पहले के जो 3 साल हैं, दैट इज 1920, 1819, 1718, इनके नेट प्रॉफिट का आपको एवरेज निकालना होगा और एवरेज के बाद 2% कैलकुलेट करके देखना होगा कि आपका CSR कितना आ रहा है। क्लियर? तो अब इस केस में अगर हम लोग CSR की बात करें तो ये सिंपली कितना हो जाएगा, 2%, और एवरेज निकालेंगे 2021 का लेंगे नहीं क्योंकि इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स है, तो हम लोग लेंगे 20 करोड़ प्लस 15 करोड़ प्लस 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एवरेज कैलकुलेट करना है। तो 2% हो जाएगा, 2% हो जाएगा 15 का, दैट इज 0.3, और हम कह सकते हैं क्योंकि करोड्स में सारी वैल्यूज दी है तो ये हो जाएगा 30 लाख, दैट इज CSR कितना होना चाहिए, 30 लाख। क्लियर? तो अब देखो CSR की जो ओवरऑल वैल्यू है हमारी 30 लाख आ गई। अब क्वेश्चन में ये चीज़ बता रहा है कि ड्यूरिंग द 2021
The company incurred 7 lakh and 3 lakh on free education and medical treatment of the employees of the company and their families respectively under CSR projects. CSR projects की बात करें तो इसमें एम्प्लॉयज़ या उनकी फैमिली से रिलेटेड किसी भी तरह का फ्री एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं आएगा। यहाँ हम लोग इसकी बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ना कि एम्प्लॉयज़ एंड उनकी फैमिली से रिलेटेड कोई खर्चा। तो अगर कोई भी खर्चा स्पेसिफिकली किया गया है एम्प्लॉयज़ एंड उनकी फैमिलीज़ के लिए तो उसको हम CSR का पार्ट नहीं मानेंगे। तो अब अगर इस केस में देखा जाए तो क्योंकि CSR बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी 30 लाख की, एंड हमने कंपनी ने एक भी पैसा CSR प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया है, बेसिकली ये CSR प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है 30 लाख की, कि उनको CSR जो शॉर्टफॉल हो रहा है, कितना शॉर्टफॉल हो रहा है 30 लाख का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट, ऑन 31st March 2021 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड ₹198 crores, 12% रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹42 crores, सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, जर्नल रिजर्व गिवन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व गिवन है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व गिवन है, प्लांट रिवैल्यूएशन रिजर्व गिवन है। ऑन 1st of April 2021 द कंपनीज ऑफर्ड द बायबैक एट 20% ओवर द मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस कितनी है 25। तो हमारी बायबैक प्राइस कितनी हो जाएगी इसकी 120%, दैट इज 30। नाउ क्वेश्चन में पूछा कैलकुलेट द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। तो देखो सिंपली अगर हम बात करें कि हमारे पास बॉट बैक के क्या क्या सोर्सेज हैं, ठीक, तो हम 3 चीज़ से बायबैक कर सकते हैं। पहला हमारा फ्री रिजर्व्स है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, एंड लास्ट हमारा है कि अगर हम कोई शेयर इशू करते हैं या कोई सिक्योरिटी इशू करते हैं तो उससे जो प्रोसीड्स आएगा ना उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं सोर्सेज ऑफ बायबैक। मैक्सिमम परमिसिबल नंबर्स की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। क्लियर? मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हमसे पूछा है तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 25% तक कंपनी बायबैक कर सकती है। अब देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। 25% हम किसका कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है पेड अप कैपिटल में 198 crores प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 42 crores प्लस फ्री रिजर्व्स में हमारे पास दिया हुआ है 10 crores प्लस जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 200 crores। अगर आगे के रिजर्व्स देखोगे ना तो ये सारे के सारे रिजर्व्स फ्री रिजर्व्स नहीं है, ये किसी पर्पस के लिए बनाए गए रिजर्व्स हैं। क्लियर? अब जब हम इसको टोटल करेंगे तो आएगा 25% किसका, 450 crores का, एंड 450 crores का जब आप 25% कैलकुलेट करोगे तो जो मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट आ रही है शेयर्स की वो आ रही है 112.5 crores। क्लियर? बट देखो क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पूछा था तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, जितना बायबैक प्राइस है उससे। बायबैक प्राइस 25 नहीं है, ये मार्केट प्राइस है, इसको 120% पे आप बायबैक करने वाले हो। तो सिंपली हमारे पास रुपीज़ कितना हो जाएगा पर शेयर 30 रुपीज़। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आएगा और नंबर ऑफ शेयर्स आएगा 3.75 crores। क्लियर? देखो हमारे पास ऑप्शन में दिया है 2 और करेक्ट आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट, अंडर FSN सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, सिंपली अगर हम लोग FSN की बात करें तो ये फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल की बात कर रहा है। एंड ये हमें बेसिकली 3 सेगमेंट्स के बारे में क्लियर करता है। पहला क्वांटिटी, दूसरा कंजम्पशन रेट एंड तीसरा हाउ ऑफन द आइटम इज इशूड एंड यूज्ड, मतलब कितनी जल्दी आप उसको इशू करें एंड यूज़ करें। ठीक, तो अगर हम लोग FSN सिस्टम की बात करें तो इन 3 चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्वांटिटी, कंजम्पशन रेट एंड हाउ ऑफन द आइटम इज इशूड एंड यूज्ड। अब एज पर गिवन ऑप्शन हमारे पास जो दिया है वो दिया है करेक्ट आंसर 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। नेक्स्ट, द रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ मशीनरी एट 6000 machine hour is 1,12,000. If it runs for 9,000 machine hours, it will incur repairs and maintenance cost 1,48,000. What will this cost at 12,000 machine hours run? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर 6,000 मशीन आवर पे हमारी कॉस्ट आ रही है 1,12,000 एंड 9,000 पे हमारी कॉस्ट आ रही है 1,48,000, तो सिंपली
3000 मशीन आवर्स इंक्रीज होने से हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ गई 36,000। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट पूछ रहा है 12,000 पे, तो अगर हम अगेन 3000 से मशीन आवर इंक्रीज करें तो कॉस्ट भी 36,000 से इंक्रीज होगी, दैट इज कॉस्ट हो जाएगी 1,84,000। क्लियर। 1,48,000 में हमने 36,000 ऐड कर दिया, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, कंट्रोलेबल वेरिएंसेस आर बेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू। अब देखो, अगर वेरिएंसेस की बात करें तो वेरिएंसेस में बेसिकली दो पार्ट होता है, पहला होता है वॉल्यूम पार्ट और दूसरा होता है रेट पार्ट। वॉल्यूम मतलब जो यूनिट्स को बताता है और रेट मतलब जो प्राइस को डिस्क्लोज करता है। क्लियर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंट्रोलेबल वेरिएंसेस की। तो जो कंट्रोलेबल वेरिएंसेस है ये शो करता है बेसिकली रेट पोर्शन ऑफ अ वेरिएंस को। क्लियर। एंड क्योंकि ये रेट पोर्शन शो कर रहा है तो ये कहाँ जाएगा, पीएल अकाउंट में। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, अ मटेरियल ऑफ 75,000 kgs 7,500 kgs was introduced in the process and expected loss is 8% and the actual output is 7,050 kgs. Then there is a, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, अगेन प्रोसेस बना लो। यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इनपुट और इनपुट हमारे पास कितना है 7,500 kgs का। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास सिर्फ यूनिट का ही कॉलम मान लेते हैं दिया है। बाई नॉर्मल लॉस कितना हो गया 8% है 7,500 का, दैट इज 600। एंड हमारा आउटपुट कितना है, जो हम यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है जो हम मार्केट में सेल कर सकते हैं वो है 7,050। अब क्योंकि बोथ साइड हमारी क्वांटिटी कॉलम मैच करनी चाहिए, इस साइड आएगा 7,650 और इस साइड भी कितना लाना है 7,650, तो जो बैलेंसिंग फिगर है 150 का ये क्या हो जाएगा अब नॉर्मल गेन। इधर होता तो अब नॉर्मल लॉस, इधर है तो अब नॉर्मल गेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड, अब नॉर्मल गेन ऑफ 150 kgs। Next, a company earned a profit of 80,000 on the sales of rupees 4 lakh in the period 1. Its profit increases by 20,000 on the sales of 4,50,000 in period 2. The company will achieve its BEP at, ये भी क्वेश्चन सिंपल है, इस पर भी हमने डिस्कशन किया हुआ था। अब BEP का एक फॉर्मूला होपफुली सबको याद होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। हमने यहाँ पे पीवी रेशियो क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास पीवी रेशियो का ही फॉर्मूला गिवन है। पीवी रेशियो का बेसिकली फॉर्मूला क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। तो अब देखो प्रॉफिट कितना था, पहले 80,000 का था, बाद में बढ़ गया 20,000 से, तो मतलब कितना बढ़ा, कितने तक बढ़ा 1 लाख तक। और चेंज कितना हो रहा है 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 से चेंज हुआ है प्रॉफिट में, डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। पहले 4 लाख था, बाद में 4,50,000 हो गया, दैट इज 50,000 से चेंजेस हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको कैलकुलेट करने पे जो हमारा पीवी रेशियो आएगा वो आएगा 40%। ठीक, यहाँ तक तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब हमने जो फॉर्मूला बताया बीईपी का वो हमने बताया है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब आप लोग बोलोगे कि मैम क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट तो नहीं दिया है, अब हमें पहले फिक्स कॉस्ट निकालना होगा, उसके बाद हम फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर। देखो सेल्स हमारे पास कितनी दी हुई है पहले हम लिख लेते हैं, पहले 4 लाख थी, फिर 4.5 लाख हो गई। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट कितना गिवन है, पहले 80,000 गिवन है, फिर 1 लाख गिवन है, और ये सब हमने कॉन्सेप्ट क्लास में बताया हुआ है। यहाँ देखो हम लोग फॉर्मूला एक अप्लाई करते हैं पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला भी था पीवी रेशियो का। अब क्योंकि पीवी रेशियो हमारे पास कितना कैलकुलेट हमने किया था 40%, तो क्या इस केस में हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। जब हम सेल्स रखेंगे 4 लाख तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 1,60,000, और जब हम सेल्स रखेंगे 4,50,000 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1,80,000। क्लियर। ये इजिली कैलकुलेट हो जाएगा ना। पीवी रेशियो कितना है देखो 40% है, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है बट सेल्स तो दिया है, पहले 4 लाख दिया फिर 4,50,000 दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कंट्रीब्यूशन का फिगर निकाल लेंगे। अब देखो कंट्रीब्यूशन आ गया, प्रॉफिट आ गया। हमने अपनी कॉन्सेप्ट क्लास में बताया हुआ है कि जब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट आता है। वैसे ही अगर हम कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। 1,60,000 माइनस 80,000 कितना होगा 80,000, एंड 1,80,000 माइनस 1 लाख कितना होगा 80,000। क्यों? क्योंकि कॉस्ट फिक्स्ड है तो नो डाउट सेम ही आएगी। क्लियर। तो फिक्स कॉस्ट आ गई 80,000। अब हम बहुत ही ईजिली बीपी कैलकुलेट कर लेंगे 80,000 डिवाइडेड बाय 40%।
जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 लाख। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट इज, अब देखो अगर कोई भी ऑडिट की हम बात करें ना तो एक ऑडिटर हमेशा अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, ठीक। वहाँ पे हम किसी भी तरह का अश्योरेंस, सर्टिफिकेट, कंफर्मेशन, गारंटी नहीं प्रोवाइड करते। क्यों? क्योंकि एक ऑडिटर ये मानता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई हम तो उसके बेसिस पे जज कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट भी प्रोवाइड की है या नहीं। क्लियर? इसलिए स्टैट्यूटरी ऑडिट हमेशा क्या होगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम हमेशा यही चीज़ डिस्क्लोजर में लिखते हैं कि जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, जो हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए थे, उसके अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। तो ये हमेशा एक एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन होता है। मतलब ऑडिट की हम बात करें, ऑडिट कभी भी किसी चीज़ का सर्टिफिकेट, एश्योरेंस या गारंटी नहीं प्रोवाइड करता। नेक्स्ट, हु प्रिपेयर्स द ऑडिट प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग एन ऑडिट? नो डाउट ऑडिटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंटरनल ऑडिट इन इंडिया? अब देखो अगर हम लोग इंटरनल ऑडिट की बात करें तो हर एक लिस्टेड कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिट क्या है? मैंडेटरी है। क्लियर? उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आती है एंड प्राइवेट कंपनी आती है जहाँ पे रूल्स हैं। उस रूल्स पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन दिया ऑप्शनल फॉर ऑल कंपनीज, नो, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी होती है। कंपल्सरी ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़, अगेन नो, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए ये कंपलसरी नहीं है। बेसिकली अगर वहाँ पे आप रूल्स फॉलो करो, मतलब अगर आप कंडीशंस के विद इन आ रहे हो तो उस केस में इंटरनल ऑडिट होगी, अदरवाइज ऑप्शनल है। अदरवाइज आपको इंटरनल ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। कंपलसरी ऑडिट कंपलसरी ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी, येस, ये लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है और यहाँ पे कोई भी कंडीशन आपको अप्लाई नहीं होती, कोई भी कंडीशन आपको फुलफिल नहीं करनी। बट अगर हम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करें या प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो वहाँ कुछ कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर रहे हो, कुछ कंडीशंस के विद इन आ रहे हो, तो उस केस में आपको इंटरनल ऑडिट कराना पड़ता है और उन कंडीशंस पे भी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लास्ट दिया मैंडेटरी फॉर ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड अदर स्पेसिफाइड कंपनीज, नो। अगर हम इंटरनल ऑडिट की बात करें तो ये सिर्फ कंपलसरी है लिस्टेड कंपनीज के लिए। और इसका आंसर आप देखोगे तो एज पर आंसर की गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर एज पर आंसर की 2 दिया है, बट होना क्या चाहिए 3। तो इस पे आप क्लेम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेल डालें यूनिवर्सिटी को सो दैट वो अपनी आंसर की अपडेट कर पाएँ। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज, अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग की बात करें तो ये हमेशा एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी की बात करता है। नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी? अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो बेसिकली फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट, द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 40, द मीन ऑफ फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन इज 36। मतलब हमारे पास 15 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब कह रहा है कि इनका जब हम टोटल मीन कैलकुलेट करें तो वो 40 आ रहा है, ठीक। अब कह रहा है पहले 8 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना है? 36 एंड द मीन ऑफ लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन लास्ट 8 का जो मीन है वो कितना है? 42। क्लियर? आगे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 8th ऑब्जर्वेशन, मतलब इस ऑब्जर्वेशन की हमारे पास वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो हमारे पास टोटल की वैल्यू दी हुई है कितनी? 40, पहले 8 की दी हुई है 36 और लास्ट 8 की दी है 42। तो समझना ये पॉइंट कि हम कह रहे हैं हमारे पास टोटल कितना दिया है? 40, टोटल का मीन कैलकुलेट करके कितना दिया है? 40। फर्स्ट 8 ऑब्जर्वेशन का हमारे पास मीन दिया हुआ है 36 प्लस लास्ट 8 ऑब्जर्वेशन का हमारे पास जो मीन दिया है वो दिया है 42 और माइनस क्या हो जाएगा? 8th ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें भी टोटल 8 था, इसमें भी टोटल 8 था, तो हमें क्वेश्चन में 8th ऑब्जर्वेशन ही कैलकुलेट करना था। जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 8th ऑब्जर्वेशन का कैलकुलेशन ही आएगा। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग को क्वेश्चन में सॉल्व करना था 40 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हमारे पास टोटल सम आ जाएगा, देन 36 मल्टीप्लाई बाय 8, देन 42 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड जो हमारा बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो बचेगा 8th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। क्लियर? ये क्वेश्चन हम यहाँ पूरा नहीं सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
और इसका करेक्ट आंसर 24 ही आएगा। दैट इज़ फर्स्ट, ये करेक्ट आंसर है। कुछ आंसर्स जो हम टेलीग्राम पे बता रहे हैं उनको हम साथ ही में एक साथ अपलोड कर देंगे DU MCOM 2021 के नाम से। ये PDF आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पे आपको इसका डिटेल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सपोज दैट अप्रॉक्सीमेटली 15% ऑफ द पीपल आर लेफ्ट हैंडेड। इफ टू पीपल आर सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज राइट हैंडेड एंड द अदर इज लेफ्ट हैंडेड। अगर 15% लेफ्ट हैंडेड है तो नो डाउट 85% क्या होंगे, राइट हैंडेड होंगे। क्लियर। और इसका डिटेल आंसर भी आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 2.255 जो कि आंसर शीट में दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले दे रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज R लाई करता है -1 2 + 1, ये करेक्ट है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ स्केल, नो। तो ना तो ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है, दैट इज अगर मान लो y = a + bx है तो ना ये ओरिजिन से अफेक्ट होता है ना ये स्केल से अफेक्ट होता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ स्केल, नो, ये प्रॉपर्टी नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। नेक्स्ट है द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। यस, r की वैल्यू जो है √bxy × byx भी होती है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, ये भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा 2 कि ये प्रॉपर्टी नहीं है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। रिलेटिव की बात करेगा तो हम किसकी बात करेंगे, हमेशा कोएफिशिएंट की। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन वी यूज अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, अगर स्टैट्स की बात करें तो हमने पहले भी बताया था कि हम सेकंड चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं, बहुत जल्दी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का भी वीडियोस अपलोड वहाँ करेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो एज पर ऑप्शन अगर हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये बेसिकली डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी को शो करता है। एंड एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4 टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑफ ट्वाइस और रोलिंग ऑफ अ डाइस 6 टाइम्स। बेसिकली इस केस में हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, मतलब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉइन की या हम लोग बात कर रहे हैं डाइस की ना, तो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, propensity recession and depression in a business is an example of which of the following। correct answer होगा cyclic trend। if the right tail in distribution is longer than the left tail then the distribution is, no doubt इसका correct answer होगा positively skewed, और ये हमने अपने discussion session में बताया हुआ है। next, a certain sum of money is invested at the rate 4% per annum compounded annually। if interest for second year is 25 rupees, interest फॉर फोर्थ ईयर विल बी रुपीज़। इस पर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। सिंपली यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है जो कि है प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर t। अब देखो हमारे पास सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया है 25, तो क्या हम प्रिंसिपल के फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 4% दिया है एंड कंपाउंडेड एनुअली है। ये इंटरेस्ट किस ईयर का है? सेकेंड ईयर का। तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू p, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी 1.04। ये तो हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये आ जाएगा 1.0812, क्योंकि पावर कितना है 2 है। क्लियर। अब प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए इसको नीचे ले आओ, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 1.0816, और इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल की फिगर आएगी जो कि आएगी मेरी 23.1140। ठीक। अब प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 23.1140 ब्रैकेट में रखेंगे 1 प्लस 4% टू द पावर 4। अब इसको सॉल्व करके देख लेना, आंसर आएगा 27.04 जो कि हमारा आंसर की में गिवन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 सेम पैटर्न पे हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फिगर चेंज की गई है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 30 तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिस्ट में अपलोड भी किया था। इन दोनों का आंसर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एंड दोनों का ही एज पर आंसर की जो गिवन आंसर है वो करेक्ट है। दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा 10 एंड 30 का होगा 8/7। नेक्स्ट, a machine costing rupees C is depreciated at 100 R% per annum using diminishing balance method. Its book value after 2 years will be। अब क्योंकि यहाँ पे depreciation है, appreciation नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंक्रीज नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं है, तो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C 1 माइनस R टू द पावर स्क्वायर। दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 1, और वही हमारा आंसर की में गिवन है।
नेक्स्ट, a bill of rupees 5,000 discounted by a customer with his bank due after 3 months. बैंक चार्जेस डिस्काउंट एट द रेट 12% पर एनम. कस्टमर विल गेट रुपीज़. अब क्योंकि देखो आपके पास एक बिल आया और आप आज उसको डिस्काउंट करा ले रहे हो, बल्कि उसका पैसा आपको कितने महीने बाद मिलना था? 3 महीने बाद. तो ठीक है, हम डिस्काउंट का अमाउंट निकाल लेते हैं. 5,000 रुपीज़ है और इस पर डिस्काउंट कितना चार्ज करें हैं? 12%. और कितने महीने बाद पैसा मिलना है? 3 महीने बाद. तो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 150. तो डिस्काउंट कितना हो गया? 150 का. और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि कस्टमर को कितना मिलेगा? 5,000 में से 150 डिस्काउंट हो जाएगा तो बैलेंस बचा 4850. तो करेक्ट आंसर होगा 3. नेक्स्ट, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज यूनिटरी एट ऑल लेवल, मतलब ईडी इज इक्वल टू 1 है, इट्स डिमांड फंक्शन विल बी. इस पर भी हमने क्वेश्चन करवाया था कि सिंपली क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स. और ये हमारे पास गिवन है ऑप्शन 2 में. कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से इन्होंने कवर किया है और ये वही सारे क्वेश्चंस थे. अब 34 क्वेश्चन भी सिंपल है. यहाँ पे मैट्रिसेस की बात कर रहा है, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करके बता दे रहे हैं. ए बी इज इक्वल टू बी ए है. अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? जैसे ए और बी दिया है ना, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देन इसको इससे. ठीक है, ये हमने अपने मैट्रिसेस की क्लास में बताया भी हुआ है. इसका डिटेल सोल्यूशन पे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. और इसका करेक्ट आंसर होगा 2, 6 एंड 2. दैट इज ए की वैल्यू आएगी 6 और बी की वैल्यू आएगी 2. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35. Mr. X, a non-government employee, received rupees 20 lakh as cash equivalent of leave salary at the time of his retirement on 20th February 2021. The maximum amount which can be exempted in this case will be. अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? मैक्सिमम अमाउंट कितना एग्जेम्प्ट हो सकता है. अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास डिटेल प्रॉपरली नहीं दी हुई है सारी, क्योंकि इसमें ना 4 कंडीशन हमें देखनी होती है. सबसे पहला तो हम ले लेते हैं 3 लाख, दूसरा लेते हैं जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है दैट इज़ 28 लाख, और तीसरा और चौथा पॉइंट हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सिंपली हम लोग को ना कुछ महीने पहले की और कुछ दिन पहले की सैलरी चाहिए होती है. अब क्योंकि हमें ये नहीं पता है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास सैलरी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इन चारों में से जो लोएस्ट होता है ना, उतना ही मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट होता है एग्जेम्पशन के लिए. तो एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन हम क्या मानेंगे कि 3 लाख हमारा मैक्सिमम एग्जेम्पशन अवेलेबल है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1. नेक्स्ट, while computing the value of perquisite in respect of motor car sold by the employer to the employee on 31st January 2021, the following percentage and method will be followed. अगर मोटर कार की बात करें तो 20% एप्लीकेबल है डेप्रिसिएशन, वो भी WDV मेथड पे. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि 4 में देखो ऑप्शन दिया है 20% ऑन WDV. नेक्स्ट, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 ऑफ एनी सम पेड टू अ नेशनल लेबोरेटरी, अगर आप नेशनल लेबोरेटरी को पेमेंट कर रहे हैं तो डिडक्शन मिलता है 150%. बट आगे क्वेश्चन में लिखा है विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट द सेट सम शैल बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च. अब कह रहा है कि आपको पैसा तो मिला नेशनल लेबोरेटरी को, बट ये किसके लिए मिला है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए. तो इस केस में मैक्सिमम डिडक्शन कितना अवेलेबल है? 100%. तो ऑप्शन हमारे पास दिया है फर्स्ट और यही करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, Mr. X, a resident individual, has earned a short-term capital gain. और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा है? सेक्शन 111A वाला. जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना, वो 2 तरह का होता है. एक तो सेक्शन 111A का गेन होता है और एक होता है अदर देन 111A. क्लियर? अब अगर हम लोग 111A से कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हैं ना, तो इस पर हमें कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होता है. ATC टू ATO का हम डिडक्शन यहाँ से क्लेम नहीं कर सकते. क्लियर? एंड बिजनेस इनकम कितनी है? 50,000. ही हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड 3 लाख ऑन 29 मार्च 2021 विच इज़ एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. अच्छा, इन दिस केस द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर द असेसमेंट 21-22 विल बी. अब देखो जितनी हमारी इनकम है हम तो उसी में से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. अब 80C टू 80U के लिए ये इनकम तो हम कैलकुलेट, ये इनकम तो हम कंसिडर करेंगे नहीं. हम कौन सी इनकम कंसिडर करेंगे? सिर्फ 50,000. और हम सबको पता है कि 80C की बात करें तो इसमें मैक्सिमम डिडक्शन अवेलेबल है 1.5 लाख का. बट हम यहाँ पे कितना डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे? ओनली 50,000, क्योंकि हमारी इनकम कितनी है? ओनली 50,000. अगर मान लो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन सेक्शन 111A होता तो उस केस में हमें पूरा डिडक्शन, तो उस केस में हमें डिडक्शन मिलता 1.5 लाख का. क्लियर? बट क्योंकि
ये 111A वाला है, तो इसमें से हम डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी इनकम में से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 250,000। नेक्स्ट, Mr. X gifts debentures of a private company of 10 lakh to his wife Mrs. X without consideration। देखो विदाउट कंसिडरेशन है, ठीक, तो यहाँ पे क्लबिंग हो जाएगी। She earned interest of rupees 1 lakh on these debenture। इन डिबेंचर्स पे इन्होंने कितना पैसा अर्न किया? 1 लाख। तो ये 10 लाख और ये 1 लाख किसके साथ क्लब होगा? मिस्टर एक्स की इनकम के साथ। क्यों? क्योंकि ये विदाउट कंसिडरेशन है। आगे लिखा है which she reinvested and then earned an interest of 10,000 on this reinvested amount। अब देखो ये चीज़ है कि इसको इन्होंने रीइन्वेस्ट किया और 10,000 अर्न किया। तो पहले जब इन्वेस्ट किया था तो पहले जो इंटरेस्ट आया था वो किस पे जा रहा था? मिस्टर एक्स की इनकम में। बट जब री इन्वेस्टमेंट से इन्होंने इनकम अर्न किया है तो वो किसकी इनकम मानी जाएगी? मिसेस एक्स की। और वो टैक्सेबल भी किसके हाथ में होगा? मिसेस एक्स के हाथ में। क्लियर? नेक्स्ट, Mr. X supplies interior designing services to Mr. Y। The location of Mr. X is तमिलनाडु and location of Mr. Y is कनाडा। मतलब जो सप्लाई कर है वो कहाँ है? तमिलनाडु में, एंड जिसको सर्विस दी जा रही है वो है कनाडा। इस सिचुएशन में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है? सेक्शन 13 ऑफ द IGST एक्ट। ये करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, अ गुड इज सब्जेक्ट टू पीरियोडिक इंक्रीज इन सप्लाई। ईच टाइम सप्लाई इंक्रीजेज द सप्लायर फाइंड्स द टोटल रेवेन्यू डिक्रीजिंग। मतलब जब जब सप्लाई इंक्रीज हो रहा है टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो नो डाउट इस केस में हमारा ES क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन इलास्टिक होगा। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एज पर ऑप्शन 4, इट हैज़ प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कमोडिटीज आर लाइकली टू हैव पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव मतलब हम सब्सटीट्यूट्स की बात कर रहे हैं जहाँ एक की प्राइस इंक्रीज होने पे दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी एंड वाइस वर्सा। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक, क्योंकि बाकी तीनों की बात करें जैसे पेंसिल एंड पेपर, जैसे मेंस एंड वुमेन शूज़, पेंसिल पेपर, जैम एंड चीज़, तो ये बेसिकली सब्सटीट्यूट्स नहीं है। क्लियर? इसमें एक ही ऑप्शन है जो सब्सटीट्यूट्स के बारे में बता रहा है, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक, तो करेक्ट आंसर वही होगा। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ फर्म्स आउटपुट। अगर फर्म के आउटपुट में इंक्रीज होगा तो नो डाउट उस केस में फर्म की प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी एंड द फैक्टर्स हायर्ड बाय द फर्म, मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म हायर करेगा वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 3। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स आर, ये पहले बताया हुआ है, स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट, विच इज द स्टेटमेंट अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन इज करेक्ट। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। इट शोज द मिनिमम आउटपुट the inputs can produce, it relates employment of input to output, it identifies in output cost relationship, it identifies the profit maximization level of output। करेक्ट आंसर क्या होगा? 2। ये रिलेट करता है किससे? इनपुट आउटपुट के रिलेशनशिप से। नेक्स्ट, if the average product of labor when 5 workers are employed is 10 and 6 workers are employed is 12, then अब देखो अगर हम लोग AP की और MP के रिलेशनशिप की बात करें तो हमें पता है कि अगर AP इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में MP AP से ज़्यादा होगा। अगर AP अपने मैक्सिमम पे है तो दोनों इक्वल होंगे, और अगर AP डिक्रीज कर रहा है तो MP लेस देन AP हो। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा? द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व लाइज अबव द एवरेज प्रोडक्ट कर्व बिटवीन 5 and 6 वर्कर्स। क्यों अबव होगा? क्योंकि AP यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहले 10 था फिर 12 है, तो अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो नो डाउट हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? बड़ा होगा किससे? AP से, दैट इज अबव होगा किसके? AP से। क्लियर? एंड यहाँ जो हमारे पास ऑप्शन दिया है वो दिया है बिलो द एवरेज प्रोडक्ट, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट। नेक्स्ट, इन द लॉन्ग रन द कॉम्पिटिटिव फर्म सप्लाई कर्व इज द सिंपली, इस केस में क्या होता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो लाई करता है अबव देन ATC। क्यों ATC की बात हुई? क्योंकि लॉन्ग रन की बात हो रही है। यही यहाँ पे शॉर्ट रन की बात होती तो हम लोग किसकी बात करते हैं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड इकोनॉमिस्ट हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर 2 है, और वही हमारे आंसर की में भी दिया हुआ है, दैट इज इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बेसिकली ये किसकी किनकी डेफिनेशन थी? फिलिप्स की, और हमने फिलिप्स कर्व पे डिस्कशन भी किया हुआ है अपने सेशन में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक वेरिएबल्स इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल? प्रॉफिट है, वेज है, रेंट है, एक्सचेंज रेट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा 3 एक्सचेंज रेट। अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें
जो कि बेसिकली स्टेटमेंट की बात कर रहा है। 51 की बात करें एंड 52 की बात करें तो इन तीनों का जो आंसर गिवन है ना वो करेक्ट है। एक बार आप प्रॉपर्ली उसको रीड कर लेना और अगर कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी इसका आंसर पूछ सकते हो अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो। नेक्स्ट, इन द नेशनल इनकम अकाउंट्स ऑल द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज गवर्नमेंट परचेजेस एक्सेप्ट। देख लेते हैं, नेशनल इनकम की बात कर रहा है, पेमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग मिलिट्री इक्विपमेंट्स, प्रोक्योरिंग, cash payments made to the people below poverty line, salaries paid to parliamentaries, salary paid to judicial officers। करेक्ट आंसर क्या होगा 2, क्योंकि बेसिकली ये गवर्नमेंट परचेजेस से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी इज लिंक्ड टू फिजिकल पॉलिसी व्हेन गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज फाइनेंस्ड बाय प्रिंटिंग मनी बाय द सेंट्रल बैंक। इन सब का आंसर करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो ये बेसिकली माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ही बनाया गया है ये स्कीम। एंड हमारे पास गिवन ऑप्शन में फर्स्ट आंसर दिया है रिलेटेड टू माइग्रेंट वर्कर्स। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया दैट इज NPP 2000 एम्स टू अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, LAF दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये बेसिकली हमें हेल्प करता है एडजस्ट करने में डेली लिक्विडिटी मिसमैचेस, ठीक। और ये बेसिकली RBI यूज करता है सो दैट वो चेंजेस ला सके रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट्स में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स बिकॉज ऑफ DBT दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। DBT का सबसे बड़ा जो कह लो कि बेनिफिट है या एडवांटेज है वो यही है कि वो बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर करा देते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। Next, which Indian think tank has been ranked among the top 30 tanks globally? इसका करेक्ट आंसर है ORF और यही हमारे आंसर की में भी गिवन है। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन एसोसिएटेड है व्हीट एंड अदर सीरियल से। व्हाट इज सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन? अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है। अगर सिल्वर रेवोल्यूशन होता तो वो एक्स से रिलेटेड है और अगर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है तो वो कॉटन से रिलेटेड है, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट डिफाइन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स मतलब जहाँ पे हम लोग हाइब्रिड फॉर्म की बात करते हैं, क्लियर। और हाइब्रिड फॉर्म किसका? फंक्शनल का भी एज वेल एज डिविजनल स्ट्रक्चर्स का भी, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ट्विन मोस्ट सिटेड क्राइटेरिया ऑफ मैनेजरियल परफॉर्मेंस। ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, एडवर्स सिलेक्शन एंड मॉरल हजार्ड, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ये सब बेसिकली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर बिटवीन द डेफिनेशंस ऑफ मार्केट वैल्यू एडेड एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मेजर्स ऑफ कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस। बेसिकली MVA एंड EVA हम लोग यूज़ करते हैं, इसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं वैल्यूएशन पर्पस के लिए, क्लियर। तो एज पर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 4, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल कंसिडर्ड बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। मतलब जब हम लोग इक्विटी कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना तो हम लोग दोनों वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं, बुक वैल्यू को एंड मार्केट वैल्यू को, और उसमें कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द 2 फैक्टर्स इन फ्रेडरिक हर्ब्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये हमने बताया हुआ है पूरा, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन भी किया है। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, हाइजीन मोटिवेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 65, 66, 67 की बात करें तो ये IT एक्ट 2000 से रिलेटेड है और इन सब का जो आंसर है वो करेक्ट है एज पर आंसर की, तो ये आप लोग खुद से देख लेना। नेक्स्ट, द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एजेंसी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट इंक्लूड। वैलिड एजेंसी की बात करें, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रिंसिपल टू बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट भी है, एजेंट मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ हिज एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट के केस में हमेशा ये होता है कि एजेंट कोई भी एक्टिविटी कर ले उसके लिए हमेशा लायबल कौन होता है? प्रिंसिपल। तो ये जो थर्ड पॉइंट दिया है ये इंक्लूड नहीं करता एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ये चीज़ लिखा है कि एजेंट मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। वो तो ऑटोमेटिकली है ना कि अगर प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है तो एजेंट उस केस में डीलिंग कर सकता है, बट स्टिल लायबल कौन होता है? हमेशा प्रिंसिपल। फर्स्ट डायरेक्टर्स हमेशा कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर। नेक्स्ट, एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय, इसको अपॉइंट हमेशा बोर्ड मीटिंग में किया जाता है बाय पासिंग रेजोल्यूशन एज पर गिवन ऑप्शन। करेक्ट आंसर होगा 4, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। 71, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46, नो डाउट ये होल्डिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करता है।
Next, as per Companies Act 2013, no person shall be eligible to incorporate or become a nominee in more than one person company. वन पर्सन कंपनी में अगर आप नॉमिनी बन रहे हो, नॉमिनी मतलब क्योंकि देखो सिंपली क्या होता है कि वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो कंप्लीटली उसको मेंटेन कराए, ठीक, तो वो लोग अपनी जगह नॉमिनी रखते हैं। अब नॉमिनी सिंपली आप एक ही जगह बन सकते हो, क्योंकि फिर इन केस मान लो इसकी डेथ हो गई और इन्होंने बहुत सारा लोन लिया है तो वो लोन किसको रीपे करना पड़ेगा, एज अ नॉमिनी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये रिक्वायरमेंट है, ये कंडीशन है कि एक जगह से ज़्यादा, एक वन पर्सन कंपनी से ज़्यादा आप नॉमिनी नहीं बन सकते। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये तो करेक्ट है। नॉमिनी डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नो। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नो। प्रमोटर्स आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, चूज द ब्रॉड स्ट्रक्चर गूगल इंक फॉलोज द ऑप्शंस बिलो, 1 tier। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसका भी जो आंसर दिया हुआ है वो करेक्ट है एज पर गिवन ऑप्शन, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अबाउट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो ये बेसिकली रूल्स, रेगुलेशंस, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिनोट करता है। सिस्टम बाय विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल्ड, रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग डिसीजंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इन द कॉर्पोरेशन। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, बी एंड सी। अब देखो आगे के जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें डायरेक्टली हमें डेफिनेशन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 77 करेक्ट आंसर दिया है, 78 का भी करेक्ट आंसर दिया है। बेसिकली पूरी डेफिनेशन दी है तो इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। सेम क्वेश्चन नंबर 79 एंड 80 पे भी है। 79 डायरेक्ट हमसे एक पूरी डेफिनेशन पूछी है और डेफिनेशन किसकी है वो आपको बतानी थी। एंड क्वेश्चन नंबर 80 में भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, इसका आंसर इनकरेक्ट है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैपिटल बजटिंग? संक कॉस्ट आर इग्नोर्ड, यस, हम संक कॉस्ट इग्नोर करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड, नो, हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड करना होता है। इंटरनेशनल कैश फ्लोज आर कंसिडर्ड, येस, रेलेवेंट कैश फ्लोज आर कंसिडर्ड। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था नॉट ट्रू, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 2, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड। और हमारे पास करेक्ट आंसर दिया है संक कॉस्ट आर इग्नोर्ड, तो ये इनकरेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर होना चाहिए 2। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल अंडर कैपम, कैपम का हमने फॉर्मूला बताया कि आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है कैपम का। तो क्या इसमें से रिक्वायर्ड नहीं है? बीटा फैक्टर रिक्वायर्ड है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी रिक्वायर्ड है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर रिक्वायर्ड नहीं है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी रिक्वायर्ड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। नेक्स्ट, इफ द फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 0, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब देखो हमसे क्या कह रहा है कि फिक्स कॉस्ट क्या है? 0 है, ठीक। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज की, तो इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। अब कंट्रीब्यूशन में सिंपली क्या लेना होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और EBIT में हम फिक्स कॉस्ट कंसिडर करते हैं। तो नो डाउट इस केस में ऑपरेटिंग लीवरेज कभी भी 0 तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी। एंड जनरली उसकी वैल्यू क्या होती है? ऑपरेटिंग लीवरेज इज 1, तो करेक्ट आंसर भी 3rd ही होगा। नेक्स्ट, डिविडेंड इररिलेवेंस आर्गुमेंट ऑफ MM मॉडल इज बेस्ड ऑन आर्बिट्राज। नेक्स्ट, इफ कैश डिस्काउंट इज ऑफर टू कस्टमर देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज? अगर कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो देखो कैश डिस्काउंट से क्या होता है कि लोग हमें प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, ठीक, मतलब पेमेंट तुरंत करते हैं। और अगर आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपसे गुड्स परचेज करेंगे, तो नो डाउट क्या इंक्रीज होगा? सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो आगे के क्वेश्चंस HRM पे हैं और HRM पे भी हमने कॉन्सेप्ट क्लास अपलोड की थी। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लास अच्छे से की होगी तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली आप कर पाओगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM? एज पर गिवन ऑप्शन जो इनकरेक्ट है वो है 2, टू डिसाइड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड स्ट्रैटेजी। हम इसकी बात नहीं करते, हम हमेशा किसकी बात करते हैं? एम्प्लॉयज़ की। कंपनसेशन मैनेजमेंट इज डैश फंक्शन ऑफ HRM, ऑपरेटिव फंक्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन किसका पार्ट है? जॉब एनालिसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखो, लिखा है साइकोमेट्रिक टेस्ट आर डन इन ऑर्डर टू असेस। साइको मतलब हमें समझ में आ रहा है कि आपके बिहेवियर की बात कर रहा है, तो टेक्निकल नहीं हो सकता, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर होगा 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग हार्वर्ड फ्रेमवर्क ऑफ HRM इज नॉट ट्रू? इट आइडेंटिफाइज स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, ये करेक्ट है। इट टारगेट्स लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, ये भी करेक्ट है। इट अवॉइड सिचुएशनल फैक्टर्स, नो, इट डज नॉट अवॉइड सिचुएशनल फैक्टर्स, ये कभी भी सिचुएशनल फैक्टर्स को अवॉइड नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 3rd। नेक्स्ट,
The set of beliefs held about a particular brand is known as brand image. The extended piece of service mixing marketing mixes, ये भी हमने बताया था कि पहले 4 पीस था और बाद में क्या हो गया 7 पीस. तो जो इसमें 3 पीस ऐड हुए हैं वो है pupil, process and physical evidence, जो कि हमारे पास ऑप्शन 3 में गिवन है. नेक्स्ट, डैश आर फैशंस अडॉप्टेड क्विकली बाय द पब्लिक बट विच पीक अर्ली एंड डिक्लाइन वेरी फास्ट. इसका करेक्ट आंसर होगा फैट्स, FADS. फैट्स की अगर बात करें तो ये बेसिकली एक बिहेवियर है जो कि कम टाइम के लिए पॉपुलर होता है और उसके बाद फेड अवे हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है. क्लियर? और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा भी था. नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व्स चार्जिंग अ हाई प्राइस टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. स्कीमिंग. ये सब आंसर बिल्कुल करेक्ट है. कंज्यूमर प्रोडक्ट चैनल्स टेंड टू बी डैश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चैनल्स. नो डाउट अगर कंज्यूमर की बात करें तो ये हमेशा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से लॉन्गर होगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाफिंग पॉलिसी रिक्वायर्स host country nationals to be recruited to manage subsidiaries while parent company nationals occupy key positions at the corporate headquarters. बेसिकली ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच की. नेक्स्ट, which of the following theories of international trade assume 2x2x2 model for explaining the theory. इसका करेक्ट आंसर होगा फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी. Which of the following is not a part of current account of BOP? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी है, इनकम पेमेंट भी है, बट एरर्स एंड कमीशन इसका पार्ट नहीं है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉमन मार्केट अंडर रीजनल इंटीग्रेशन. किसकी बात कर रहा है? कॉमन मार्केट की. बट यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि इसका फीचर नहीं है. एलिमिनेटिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी है, फ्री मूवमेंट भी है, बट यूनिफाइड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ये बेसिकली कॉमन मार्केट पॉलिसीज का पार्ट नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2. एंड आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट प्रोसेस ऑफ स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ अ कंपनी. सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी है, फिर इंटरनेशनल कंपनी है, फिर मल्टीनेशनल कंपनी है और फिर है ट्रांसनेशनल कंपनी. हमारे पास जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है 4. डोमेस्टिक कंपनी, देन इंटरनेशनल, देन मल्टीनेशनल, देन ट्रांसनेशनल. ये ओवरऑल 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन था जो कि हमारा DU MCOM एंट्रेंस 2021 के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था कि मैम क्वेश्चन पेपर बहुत टफ बना था. तो नो डाउट पेपर टफ बना है, बट वो पेपर सिर्फ आपके लिए टफ नहीं था, वो सारे स्टूडेंट्स के लिए टफ था. तो आप कैलकुलेशन कर लो कि आपका कितना क्वेश्चंस करेक्ट है एंड उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ लिस्ट भी जाएगा, क्योंकि पेपर किसी एक स्टूडेंट के लिए टफ नहीं होता, पेपर हमेशा सारे स्टूडेंट्स के लिए टफ होगा. इस बार क्वेश्चंस में अगर देखा जाए तो मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं कवर किया, लॉ के क्वेश्चन नहीं कवर किया, मार्केटिंग के भी सिर्फ 1 ही 2 क्वेश्चंस इन्होंने कवर किए हैं. बाकी बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इन्होंने कवर ही नहीं किए. तो क्या ये हर साल नहीं कवर करेगा? बिल्कुल कवर करेगा क्वेश्चन पेपर में. बट इस करंट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर बना था वो थोड़ा ट्रिकी था, बट उसमें से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ही ईजिली आप अटेम्प्ट कर सकते थे. तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई होगी. अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो एंड जो डिटेल्ड आंसर्स मेरे को प्रोवाइड करने हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के, सबकी डिटेल आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. हमने उसकी PDF अपलोड कर दी है एंड हमने क्वेश्चन पेपर की भी जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, वहाँ से वो आप डाउनलोड कर सकते हो. अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना एंड आपको टोटल कितना मार्क्स मिल रहा है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, सो दैट जब सारे स्टूडेंट्स मैसेज करेंगे ना तो सबको एक आइडिया लगेगा कि मैक्सिमम नंबर्स कितने जा रहे हैं. उसके बेसिस पे हम लोग एक कट ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं. हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.